चलिए, हमारा अगला टाइटल, अच्छा ये सेपरेट टाइटल ही है, मैंने उसको कल एसिमुलेट कर लिया था उसके अंदर, मगर ये सेपरेट टाइटल है। इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। कैपेसिटी पे डाइलेक्ट्रिक का क्या फर्क पड़ेगा, इस बारे में हमको देखना है। चलिए, अगर मैं लास्ट टाइम याद होगा आपको, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव किए थे। इट केम आउट टू बी ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। जस्ट अ मोमेंट। तरीके पैरालैक्स। तो देखो बेटा, ये दो पैरेलल प्लेट्स है P1 एंड P2, और इसका एरिया सपोज करो एरिया है A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल d। और मैं यहां कहूंगा कि फिलहाल जब ये प्लेट P1 को हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं और जब इसे हम लोग अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिवली चार्ज इधर, नेगेटिव चार्जेस इधर अरेंज हो जाते हैं, और हम कहेंगे कि हमारा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इधर की तरफ, जिसको हम E0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल ये दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली मीडियम, कुछ भी नहीं है, खाली है ना। तो इस सिचुएशन में कहूंगा मैं, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला बताओ। आप कहेंगे सर वो फॉर्मूला आएगा ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। हम लोग ने ये कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके चलो ठीक है, मान लिया। फिर मैं कहूंगा व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक? आप कहेंगे E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, where sigma is surface charge density, so it can also be written as Q upon A epsilon naught. Let this be equation number 1. अब ऐसा सीन इमेजिन करिए, मैं इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दे रहा हूं। ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने डाला इस तरह से बीच में, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरह से गैप को फिल नहीं कर रहा। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये पूरी तरह से गैप को फिल नहीं कर रहा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसका जो थिकनेस है वो T है। मैंने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ाया था आपको, है ना, जब हम लोग कैपेसिटेंस वाले पार्ट की शुरुआत कर रहे थे। पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताया था। हमने कहा था कि जो उसके अंदर के जो डायपोल्स होते हैं बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से अपना ओरिएंटेशन करते हैं, अपना अरेंजमेंट करते हैं। हम देखते हैं इसके नेगेटिव चार्जेस इधर के साइड में जमा होते हैं और इधर के पॉजिटिव चार्जेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इधर के साइड जमा होते हैं। और फिर मैं ये देखता हूं कि यहां अंदर के तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। अच्छा ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, या फिर मैं बोलूंगा दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पोलराइज्ड चार्जेस भी बोल सकता हूं। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो आप कहेंगे देखो उसका तो वही रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ये क्या है, सिग्मा पी क्या है, किसकी है बोले? ये पोलराइज्ड चार्जेस की डेंसिटी है। पोलराइज्ड, पोलराइज्ड का मतलब सब आड़े टेढ़े बिखरे हुए ना चार्जेस, यहां पे प्रॉपर डायरेक्शन में है क्या? नहीं, हम वो देखते हैं वो चार्जेस जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही, तो हम कहेंगे कि ठीक है भैया, मतलब इधर जाना चाहिए पॉजिटिव, इधर आना चाहिए निगेटिव। तो ऐसे कौन से कितने चार्जेस है या कितने मॉलिक्यूल्स है जो अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लिए उन्होंने, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव। तो इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं, पोलराइज चार्जेस को QP
अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे दो इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं कहूंगा ओके जरा ये बताइए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? तो आप कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको देखना है तो ई नॉट माइनस ई, ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कहां पर? इस जगह पे जहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया है उस जगह की बात चल रही है। यहां तो गैप में क्या है? हवा है ना, एयर है। तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट है। अब यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इधर जा रही है, और बाहर का जो मीडियम है, मीडियम बोला सॉरी, बाहर के जो प्लेट्स हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई थी इधर जा रही है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, या बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है, बहुत सारे। यहां पर देखो 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुआ। मतलब ये दीवार का इमेजिन कर लो, वो दीवार से पूरे चार्जेस भरे हुए पॉजिटिव चार्जेस, 10 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से वहां तक जारी है कि नहीं। अब मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, ये बीच में इधर ये बोर्ड, जहां से बोर्ड की इधर साइड में क्या है? हवा है, और यहां पर भी साइड में क्या है? हवा है। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? 10 न्यूटन पर कूलम। अब क्या हुआ कि ये जो बोर्ड है, ऐसा इमेजिन करो कि डाइलेक्ट्रिक है। अब यहां ऐसे कई सारे एटम्स थे जो इधर उधर बिखरे हुए थे, है ना। इन्होंने अपने आप को क्या किया? पोलराइज किया, है ना। वो ऐसा लाइन से आ गए। हमने देखा कि ये दो डायपोल का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ। अब इसने भी क्या करा? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया जो इस डायरेक्शन में जा रही, पोलराइज चार्जेस ने। ये कुछ पकड़ लो 8 न्यूटन पर कूलम, इसने पैदा किया। अब ऐसा है कि जब मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करते आऊंगा, यहां कितनी आएंगी? 10 10 10 10 10, और जैसे इस रीजन के अंदर घुसा, बोलो कितनी रहेंगी? 8 या 2। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के चार्जेस की वजह से कितनी है? यहां से लेके वहां तक कितनी है? बाहर के चार्जेस की वजह से यहां से लेके वहां तक कितनी है? 10 है ना। और अब ये अंदर जो पोलराइज चार्जेस है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में कितनी है? 8। तो मैं बोलूंगा देखो, उसके वजह से 8 10 इधर, इसकी वजह से 10 आप इस कितना रे 8 इधर, 10 इधर, 8 इधर। अब इस रीजन में कितना बचा? फिर 2 न्यूटन पर कूलम। माइनस हो गया ना उसका। बस वही तो बात हो रही है यहां पे कि अब अगर मैं कहूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले रीजन में, तो हम कहेंगे ये जो बाहर के जो प्लेट्स है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, उसमें से डाइलेक्ट्रिक स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करो? माइनस करो। तो ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। मगर ऐसा है, आपको शायद हाँ, मैंने ऑफ द कैमरा, मतलब जब ऐसी रफली अपन कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड करेंगे तो उसको जो रेशियो आता है उसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर मैं बोलूंगा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर क्या है? ई नॉट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या होगी? यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट माइनस ई, है ना। तो ये डिवाइड करूंगा तो ये क्या आने वाला है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर ऐसी बात है तो ई नॉट अपॉन के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई लिख सकता हूं मैं। मतलब ये हुआ ई नॉट माइनस ई की जगह तुम क्या लिख सकते हो? ई नॉट अपॉन के। तो मैं यहां लिख सकता हूं। अच्छा ठीक है, तो इस रीजन में मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है बेटा? तो वो है ई नॉट अपॉन के। अच्छा, मगर देखो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 को देखो, ई नॉट की वैल्यू क्या है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। तो मैं बोल सकता हूं अच्छा इस रीजन में, तो इस रीजन में जो नेट मैं लिख रहा हूं, चलो मैं ई नेट के जगह थोड़ा अच्छा वाला ईडी का डालता हूं बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब मीडियम। ये क्या आएगा? ई नॉट की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल दो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 के। ओके चलो ठीक है, मान लिया। ये आ गया हमारे पास, ई नॉट का भी फॉर्मूला आ गया और ईडी का भी फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये भी आ गया। मग पुड़े का है। अब मैं ये जानना चाहता हूं यहां से लेकर यहां तक कुल मिला के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो वो कितना आएगा? कुल मिला के कितना पोटेंशियल डिफरेंस है?
तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब मुझे देखना पड़ेगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर और पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये मिलाकर हो जाएगा आपका नेट पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ठीक है, तो अगर मुझे याद आया फिर, अरे देख E इक्वल्स टू वी बाई डी बोले थे आपने एक फॉर्मूला बताया थे E इक्वल्स टू वी बाई डी, दैट मीन्स आप V को E इंटू डी कह सकते हैं। तो यहां पे जहां वी नॉट बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर, मतलब वो रीजन नहीं पकड़ना है जहां डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये रीजन को छोड़कर, मतलब एक चार्ज को अगर सपोज करो मुझे पॉजिटिव इधर है ना, हाँ देखो एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाना प्लस यहां से यहां लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये मुझे पता लगाना है। उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर, जिसको हम लोग ने वी नॉट से रिप्रेजेंट करें। और मैंने कहा कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला ये होता है ना, जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो मल्टीप्लाई है उस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोलो क्या आएगा फिर, वी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, नो आइडिया। क्या मैं वी नॉट को ई नॉट मल्टीप्लाई बाय डी माइनस टी बोल सकता हूं? अच्छा डी माइनस टी क्यों? क्योंकि ये ई वी नॉट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ एयर मीडियम लेना पड़ेगा। देखो इतने रीजन में ये पूरा डी है, क्या पूरे के पूरे डी रीजन में एयर मीडियम है क्या? नहीं ना, उसमें टी हिस्सा किसने चुरा लिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो एयर के लिए कितना बचा, डी में से टी को माइनस करो तो इतना हिस्सा एयर के लिए बच गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ई नॉट डी माइनस टी। अच्छा चलो ठीक है मान लिया। व्हाट अबाउट द डाइलेक्ट्रिक मीडियम? तो यार डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, अपन ने ई नेट को क्या बोले, अपन ने ईडी बोले ना, ईडी मल्टीप्लाई बाय ये कहां से कहां तक है टी। चलो ठीक है मान लिया। अब क्या करो, वैल्यू डाल दो। ई नॉट की वैल्यू क्या है बेटा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, ए नहीं डी माइनस टी, प्लस ईडी की वैल्यू क्या है बेटा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। ओके, कुछ कॉमन में निकलता क्या इक्वेशन में से, बोलो क्या निकलेगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। चलो निकालो कॉमन फिर। तो मैं लिखूंगा नेट पोटेंशियल, जिसको मैं कैपिटल वी से दे रहा हूं, चार्ज। अच्छा ए एप्सिलॉन नॉट को भी कॉमन निकाल लो, बचा क्या फिर, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये बच गया, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये फॉर्मूला बच गया। अच्छा ठीक है चलो आगे क्या, अब मैं क्या करूंगा, ये याद रखना, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, ए एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजो। ओके भाई भेज डाला, ये पूरा ब्रैकेट इसके नीचे आएगा। ओके भाई आ गया ये पूरा ब्रैकेट नीचे। अब आगे क्या, राइट साइड में क्या बचा, क्यू बाय वी। अच्छा चलो ठीक है, क्यू बाय वी आ गया। अब बोलो भाई क्यू बाय वी क्या होता, कैपेसिटेंस। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आ गया हमारे पास कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ डाइलेक्ट्रिक। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, मान लो अब अगर स्पेशल केसेस पढ़ेंगे हम लोग, स्पेशल केसेस में हम ये देखने वाले हैं, अगर पूरा का पूरा मीडियम भरा हुआ है इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, मतलब ये गैप है ही नहीं, पूरा का पूरा मीडियम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा पड़ा हुआ है। तो अगर पूरा मीडियम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा हुआ है तो उस सिचुएशन में डी की वैल्यू और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी। अब अगर डी और टी की वैल्यू सेम हो गई, मान लो टी की जगह मैंने टी की जगह डी डाल दिया, टी की जगह डी, तो डी माइनस डी 0 प्लस डी बाय के चला जाएगा ऊपर। तो इस सिचुएशन में विथ डाइलेक्ट्रिक ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा, ए एप्सिलॉन 0 के बाय डी, है ना।
ए एप्सिलॉन 0 के बाय डी। अच्छा एक बात बता, एयर का फॉर्मूला क्या था? सी एयर इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। विद डायलेक्ट्रिक क्या है? ए एप्सिलॉन 0 के बाय डी। क्या मैं ये कह सकता हूं विथ डायलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू सी एयर मल्टीप्लाई बाय के? म्हणजे काय? तुम्हारा एयर का कैपेसिटेंस जो भी था उसको तुम क्या करो, डायलेक्ट्रिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैपेसिटी किसका बन जाएगा? कैपेसिटेंस विथ डायलेक्ट्रिक, है ना? तो उससे मेरा ये मटेरियल डालने से क्या हुआ, मैं इतना तामझाम क्यों करा? अच्छा खासा मेरे पास कैपेसिटर था, उससे चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी। याद हो गया अपन ने शुरू करे थे कंडक्टर से, पहले कंडक्टर में चार्ज स्टोर किए थे, फिर मसला क्या था कि अरे भैया इसकी एक लिमिट है, ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, मगर मेरे को बैटरी का बैकअप बढ़ाना था, तो मैंने क्या किया, फिर चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कैपेसिटर डिजाइन किया। कैपेसिटर डिजाइन हुआ हमारा, जब कैपेसिटर डिजाइन हो गया चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मगर इंसान तो बहुत बड़ा लालची, कितना भी बोलता है मिला तो बोलता है और आन दो। अच्छी खासी कैपेसिटी R10 हो चुकी थी, बोले नहीं मुझे और कैपेसिटी बढ़ाना है, तो और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसने और सोचा क्या कर सकते। अब भाई उसने देखा एरिया बढ़ा सकते, डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स को कम कर सकते, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को बदल सकते, सब करके देख लिया यार, बोले मगर मजा नहीं आ रहा, और कुछ होना नहीं, परमिटिव और मीडियम को बाद देख लिया, है ना? एरिया बढ़ा के देखा, डिस्टेंस कम करके देखा, मगर एरिया बढ़ाने की एक लिमिट है ना? अब ऐसा तो नहीं है मेरा मोबाइल इतना सा है, उसकी बैटरी बैकअप ज्यादा रखने के लिए मैं कमरे इतना बोले उसके साथ बैटरी लेके घूमता साथ में, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बोले कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, तो फिर उसने क्या करा, बोले कि देख, इसने पूरा रिसर्च किया, पता लगाया कि अगर मैं यहां बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दूं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो, बहुत ज्यादा भी नहीं तो होंगे नहीं। अगर मान लो तुमने इनफाइनाइट डाल दिया तो तुम सोचोगे कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, नहीं, उससे कुछ नहीं होता। तो भाई ऐसा है कि अगर मैं एक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा बहुत ज्यादा है, इससे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना? अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है तो कैपेसिटी 2 गुना बढ़ गई, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 है कैपेसिटी 4 गुना बढ़ गई, मतलब तुम्हारा बैटरी बैकअप 2 गुना 4 गुना बढ़ गया, है कि नहीं? तो इसलिए चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, इसीलिए डाला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना? अब इसमें कोई अगर मुझसे पूछेगा सर अगर अपन ने मेटल भर दिए तो नहीं भर सकते। अगर तुमने यहां मेटल भर दिए, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट, है ना? तो अगर मैंने ये पूरा का पूरा गैप मेटल से भर दिया तो मेरे कोई काम का नहीं। क्यों कोई काम का नहीं? क्योंकि भैया मेटल इज अ गुड कंडक्टर, उसके पास ढेरों में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे धड़ल्ले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास, ये काहे का ये चार्ज रहेगा क्या फिर उसको? ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तुम मेटल भर दे रहे पूरा तो क्या करेगा, वहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना? ये नेगेटिव चार्जेस भी चुरा लेगा वो, फिर काहे का चार्ज बॉडी, है कि नहीं? तो फिर ये मसला हो जाएगा। हाँ मेटल तुम डाल सकते, फिर भी तुमको चुल्ले बोलेंगे नहीं मेरे को मेटल रखना ही चाहिए बीच में, बोले अब क्या कर सकते? तो पार्शियली फिल्ड लो डाइलेक्ट्रिक, है ना? ऐसा डाइलेक्ट्रिक लो जो पार्शियली फिल्ड हो, पूरे गैप में भरा हुआ ना हो। अब अगर मान लो ऐसा सिचुएशन आया कि पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक या मेटल है ना? मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इनफाइनाइट। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी, सिर्फ इतना हो जाएगा फॉर मेटल। क्यों? के की वैल्यू क्या है बेटा? इनफाइनाइट, और टी अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0, और ये पार्ट पूरा गायब हो गया, बचा सिर्फ इतना, है कि नहीं? अब इसमें एक और सिचुएशन आती है कि यहां पर मल्टीपल लेयर्स रहते, एक नहीं मल्टीपल लेयर्स रहते डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे। ओके, लिखना तो है नहीं, नोट्स में सब कुछ है। तो अगर मल्टीपल लेयर्स रहे तो क्या मतलब? कैसा मल्टीपल लेयर्स? देखिए सर, ये है तुम्हारा एक कैपेसिटेंस, पहला वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये एक थिकनेस T1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये दूजा थिकनेस T2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ये तीजा, अरे भैया आजकल दूजा तीजा बोलना भी गलत हो जा रहा, गाने चल रहे उस पे, पहला तू दूजा तू तीजा तू, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना? अलग अलग मटेरियल।
तो बोले अब ये कैपेसिटी कैसे लिखी जाएगी, ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से अब लिखा जाएगा इन केस अगर ये पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स तुमको मिलते हैं तो। ठीक है, आया समझ में आपको? और कुछ है इसमें स्पेशल केसेस? अच्छा हाँ, वो सीरीज और पैरेलल वाला, मगर ये मैं बता दूंगा आपको बाद में। ठीक है, इतना देख लो, पढ़ लो आप नोट्स में से, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। चलिए बेटा, a parallel plate capacitor has an area of 4 centimeter square and a plate separation of 2 millimeter। तो ये हमारे पास एरिया आ गया और ये आ गया प्लेट सेपरेशन स्मॉल डी। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। तो पहली सिचुएशन तो ऐसी है कि यहां पर एयर है, बाकी कुछ नहीं है प्लेट्स के बीच में, तो उसके हिसाब से अगर मैं कैपेसिटी कैलकुलेट करूं तो उसका फॉर्मूला आएगा ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। एरिया दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर, सीधा बैठ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻² और उसका स्क्वायर है तो 10⁻⁻⁴। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय डी, 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, देखो बेटा फिर क्या होता, तो 2 1 जा 2 2 जा, करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 8 जा 16, 7 3 कैरी 1, 2 8 से 1 7 7 17.70 और 10 का पावर -4 माइनस ये -1 हो जाएगा -3, 10 का पावर -13 फैरेड, यानी कि C इज इक्वल टू 1.77 10⁻⁻12 फैरेड। क्या होता है भाई, 10 का पावर -12, बताओ क्या करेंगे इसको, क्या लिख सकते हैं, माइक्रो -6 होता पिको, ये हो जाएगा 1.77 पिको फैरेड। ओके, और अगली बात क्या बोला उसने, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज द कैपेसिटेंस इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। ये तो आसान है, देखो कैसा है, ये कंप्लीटली फिल्ड है तो सी डी इक्वल टू सी एयर इंटू के, मैंने बताया ना, लिख के दिया था यहाँ पर, अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो सी एयर इंटू के बोल सकते हैं अपन। तो सेकेंड सिचुएशन में अगर मुझसे पूछा जाए विथ डाइलेक्ट्रिक क्या रहेगा, तो सी एयर इंटू के, सी एयर ये सामने तुम्हारे 1.77 मल्टीप्लाई बाय 6 है, वो तुम्हारे को 6.7 नजर आया होगा, हमें 6 है, वो प्रिंटिंग एरर है वो। बोलो क्या आएगा फिर, करो भाई मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 7 जा 42 46 और कैरी 4, 6 1 जा 6 1 0, कितना आ रहा, भूल गया क्या था, 1046 1046 यानी 10.46 पिको फैरेड। चेक करो चेक करो, अरे इसका वेट 10.62, हाँ 10.62, तो 10.62 pico farad, so this is our answer, 10.62 pico farad। फिर ये सोचो तो, in a capacitor of capacitance 20 microfarad, the distance between the plates is 2 mm। ओके, तो जब एयर कैपेसिटेंस इसका अगर देखा जाए तो 20 माइक्रोफैरेड है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है 2 mm है। द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 mm is inserted
ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के तो कैपेसिटी क्या होगा? अरे खूब सरस। विथ डाइलेक्ट्रिक इसने कैपेसिटी पूछा है, एंड रिमेंबर दैट द डाइलेक्ट्रिक इज जस्ट पार्शियली फिल्ड. सो व्हाट, हाउ कुड बी द आंसर, हाउ कुड वी कैलकुलेट द आंसर? CD is equals to A epsilon 0 upon D minus T plus T by K. भाई कई लोग बोल रहे होंगे अब कैसा सर, यहां तो A epsilon 0 की वैल्यू ही नहीं है, क्या लगता है क्या करना चाहिए? सी एयर का फॉर्मूला, हाँ देखो बेटा, जैसे कि आप जानते हो सी एयर क्या लिखा जा सकता है? A epsilon 0 बाय D. तो तुमको नहीं लगता सी एयर मल्टीप्लाई बाय डी गोज फॉर ए एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, सी एयर इंटू डी, डी माइनस टी प्लस टी बाय के. अब वैल्यूज डालने की शुरुआत करो. सी एयर कितना है? 20 माइक्रोफैरेड यानी 10⁻⁻⁶. डिस्टेंस 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻3 माइनस टी 10⁻⁻3 plus t by k. T is how much? 10⁻⁻3 upon k, that is 2. भैया 10 का पावर माइनस, सबसे पहले तो मुझे चिल्ला चिल्ला के देख रहा है 10 का पावर -3, वो कॉमन निकलेगा और ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? ये हो जा रहा 40 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन ये बचा 2 -1 प्लस 1/2. 2 - 1 1, 1 प्लस 1/2 3/2, 2 गया ऊपर. CD इज इक्वल टू 80 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड. क्या होता है भाई 80/3 कितना होता है? 66 नहीं, 26.666 है ना, तो 26.67 माइक्रोफैरेड. ओके भैया, मकपुड़े. यार ये बड़े बड़े क्वेश्चन है ले. अब्दुल्ला खाता क्या रसगुल्ला? आओ ला पैसे. A capacitor consists of two parallel metal plates each of area 100 centimeter square, separated by a distance of 2 millimeters. Full stop. What is the capacitance of capacitor if it is
charged to 1000 microcoulomb. Question mark. What will be the potential difference between two plates? Question mark. How will the capacity of air capacitor be affected comma if the space between the plates is completely filled with Mylar. Question mark. Dielectric constant of Mylar equals to 3. क्या 3 गुना बढ़ जाएगा डायरेक्ट्रिक कैपेसिटी, सही होगा इफेक्ट आखिरी का। तो एक कैपेसिटर दिया है जिसके पास दो पैरेलल मेटल प्लेट्स है, ईच ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हिच चार्ज टू 1000 माइक्रोकूलम. वैसे कैपेसिटी निकालने के लिए तो वो चार्ज की वैल्यू चाहिए नहीं थी, वो एरिया और डिस्टेंस से निकल जाता. शायद से चार्ज की वैल्यू कुछ आगे की चीज, यहाँ पोटेंशियल निकालने के लिए दिया है चार्ज की वैल्यू. तो चलो देखो भाई, तो सबसे पहला काम कैपेसिटी निकालो, तो वो होगा ए एप्सिलॉन 0 बाय डी. व्हाट इज ए? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 इंटू 10⁻⁴ यानी कि 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर. 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और फिर बाद में डी. डी कितना है आपका? 2 मिलीमीटर यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻3. ये एरिया समझा ना, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻4 क्या होगा? 10⁻⁻2. अब आगे क्या? -2 और -3 कट के ऊपर जाएगा, सिर्फ +1 -11 रह जाएगा, मतलब है ना. या फिर आप ऐसा ले सकते हैं कि 14 में से 3 गया तो बचा 11. अब 8.85 4.425 ये हो जाएगा 4.425 10⁻⁻11 फैरेड. 44.25 10⁻⁻12 फैरेड. 44.25 क्या आएगा बेटा? पिको फैरेड. ये आ गया आपका कैपेसिटेंस. अब हमारे को एक और दिया है, उसने चार्ज दिया और उसने पोटेंशियल पूछ लिया. ये तो पहला काम हुआ हमारा. दूसरा काम क्या है? उसने चार्ज पूछा है ना, दिया है ना. तो सिंस C इज इक्वल टू Q बाय V, V इक्वल टू Q बाय C, 1000 माइक्रोफैरेड या माइक्रोकूलम सॉरी, यानी 10⁻⁻12 और 10⁻⁻9 रह जाएगा फिर. या फिर एक काम करते हैं ना, उसको रहने दे, वो कैंसिल होगा. तो 44.25 10⁻⁻12 -12 कैंसल 4.425 100 अपॉन
4.425। अब ये लॉग बुक से सॉल्व कर सकता मैं। 4.425 का रेसिप्रोकल देख लो और 100 से मल्टीप्लाई करो। चलो निकालो लॉग बुक, देखो 4.4 का 2 में, मीन डिफरेंस 5 में सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई बाय 100, करो फास्ट। क्या आ रहा? 4.4 का 2 में, मीन डिफरेंस 5 में, सब्ट्रैक्ट करना है मीन डिफरेंस को, फिर बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देना आखिर में, मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, क्योंकि कितना आ रहा? रेसिप्रोकल्स में, लॉगरिथम में नहीं। आया? सही है, 22.59। तो ये आएगा 22.59 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ गया। और रही बात आपके कैपेसिटेंस की, आफ्टर द माइलर, वो माइलर डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, वो तो होता है सी एयर मल्टीप्लाई बाय के, सी डी इज इक्वल टू, करो 3 से मल्टीप्लाई, 75 हो जाएगा, और 0.25 को 0.75 बोल सकते हैं, और 44 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 135, इसमें 3 कम, मतलब 132 होता हो, 132.75, देखो तो आ रहा है क्या 132.75? 132.75 पीको फैरेड। आया समझ में? देखो a parallel plate air capacitor has a capacity of 20 माइक्रोफैरेड। एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स की कैपेसिटी 20 माइक्रोफैरेड होगी। अगर मैं प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डबल कर देता हूं तो अब नई कैपेसिटी क्या होगी? बोलो, ओरली बोल दो, क्या होगा? बोलो, सही बोल रहे ना, जोर से बोलो। हाँ, इतना शर्मा के काय को बोल रहा? हाँ, रिश्ते के लिए तेरी एज नहीं पूछ रहा मैं। अब क्या हुआ? एप्सिलॉन 0 अपॉन डी डैश, तुमने क्या करे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज किए, पहले से डबल कर दिए, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन 2d। एप्सिलॉन 0 बाई डी क्या है? पुराना वाला कैपेसिटेंस, सी एयर अपॉन 2, 20 अपॉन 2 यानी कि 10 माइक्रो फैरेड। ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा तो बहुत पंचट है, 8 से मल्टीप्लाई करना है बस। तो आपको क्या है भाई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद क्या रहेगा? तो हम लोग जानते हैं सी डी इज इक्वल टू सी एयर इंटू के, 20 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है? 160। तो ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू 160 माइक्रोफैरेड, सी डी इक्वल टू 160 माइक्रोफैरेड। तो अगला क्वेश्चन, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा ठीक है, इतना कुछ खास नहीं इंफॉर्मेशन, बट हैज अ थिकनेस 3/4 टाइम्स ऑफ डी। ओके, ये कुछ काम की बात है। तो आपका उसने क्या बोला है कि जो स्लैब आपने इंसर्ट किए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, उसका एरिया और स्लैब का एरिया सेम है, वो तो सेम ही रहता है। और अगर नहीं भी रहा
तो हमको सिर्फ उतना ही स्लैब कंसीडर करना पड़ता है जो प्लेट के एरिया के बराबर का है। अब आगे की जो बात है ये इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल में फर्क पैदा कर सकती है। वो क्या है भाई आपका, जो थिकनेस ऑफ द स्लैब है इट इज 3/4 टाइम्स ऑफ डी। थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 3/4 टाइम्स ऑफ डी, द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोला उसने इसका, कहीं बोला है कि के? हाँ वो बोला है के। अरे यार ये तो कुछ प्रॉब्लम देगा ऐसा लग रहा है मेरे को। सी एयर इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 बाय डी विथ डाइलेक्ट्रिक ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब क्या करना है, टी की जगह 3d/4 डालो। ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस 3d/4 प्लस 3d/4 के। कुछ के की तो वैल्यू होना चाहिए था यार। फोर डी माइनस 3d कितना हो जाएगा? d/4। ओके, तो ए एप्सिलॉन 0 d/4 प्लस 3d/4 के। d/4 कॉमन निकालो, ए एप्सिलॉन 0 d/4 निकला कॉमन, 1 प्लस 3/k। अच्छा ये 4 चला जाएगा ऊपर, 4 मल्टीप्लाई बाय ए एप्सिलॉन 0 बाय डी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3/k। अब मैं ये ए एप्सिलॉन 0 बाय डी को क्या बोल सकता, सी एयर। देयरफॉर सी डी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सी एयर अपॉन डी 1 प्लस 3/k। तो हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड when the slab is inserted between the plates? तो कैपेसिटी तो बढ़ गया, और कितने से बढ़ा तो फिर ये मल्टीपल बताना पड़ेगा। कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड बाय, कैपेसिटेंस हैज इंक्रीज्ड, हैज बीन इंक्रीज्ड टू 4 अपॉन, डी तो गायब हो गया था ना, डी तो एप्सिलॉन 0 बाय डी हो गया था, सी एयर 1 प्लस 3/k टाइम्स, है ना, टाइम्स ये हो गया। तो इस तरह से लिख सकते, बस और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। के की वैल्यू अगर मालूम होती कुछ तो फिर कुछ नंबर मिल जाता था अपने को, मगर नंबर नहीं मिल रहा वहां पे। तो देखो भैया बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर का है और आउटर रेडियस 13 सेंटीमीटर का है। मतलब देखो इस तरह से होगा, तो ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और बी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। क्या किया है उसने, आउटर स्फीयर ये अर्थिंग से कनेक्ट किया गया, आउटर स्फीयर अर्थ से कनेक्ट किया है, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, 0 वोल्ट, और अंदर वाले स्फीयर को चार्ज किया गया है पॉजिटिवली। ओके ठीक है, मान लिया। और चार्ज कितना दिया गया, 2.5 माइक्रो कूलम। तो हमारे पास ये इनर स्फीयर का रेडियस आ गया, आउटर स्फीयर का रेडियस आ गया, और हमारे पास ये चार्ज आ गया, और साथ ही साथ उसने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया है। तो उसने बोला है कि भाई पहले तो पता लगाओ कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या आएगा। वेल इजी है ये। तो अगर मैं जाऊंगा तो मुझे अगर याद आया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर का फॉर्मूला क्या है, 4πε0 के ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। कुछ याद आया है ना, ये मैंने कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर आई थिंक कल की बात है तब पढ़ाया था। अच्छा एक बात बता, 1/4πε0 कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁵। तो 4πε0 क्या होगा, 1/9 इंटू 10⁻⁵। ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1/9 इंटू 10⁻⁹। के कितना है, 32। अच्छा 12 इंटू 13,
और सेंटीमीटर का 10 का पावर -4 हो जाएगा। इसका भी -2, इसका -2, इसका 10 का पावर -4। b माइनस ए यानी 13 माइनस 12, 13 माइनस 12, 10 का पावर -2। देखो 3 3 जा 3 4 जा, अब 13 माइनस 12 तो 1 हो जाएगा। देखो कितना आ रहा, 32 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 3 और 10 का पावर -2 हो जाएगा, -9 -11। 10 का पावर तो -11 आएगा, बट ये देखो कैलकुलेशन कितना आ रहा, 4 554.666 है ना। 32 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 13, इसके बाद डिवाइडेड बाय 3, 554.67, तो 554.67 10 का पावर -11 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये -4, ये -2, ये बचेगा -2 इधर, और ये -9 ऊपर जाएगा, -2 -9 हो जाएगा -11। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 2, यानी कि 5.5467 10 का पावर -9 फैरेड, नैनो फैरेड हो रहा हूं। 55.5 देख 5.55 का डालता, मैं इसको शॉर्ट का डालता, नैनो फैरेड। मैंने राउंड ऑफ का डाला, शॉर्ट पे का डाला उसको, 5.55 नैनो फैरेड। आई होप ये पुराना वाला आपका हो गया होगा लिखना सभी का। इधर लिख देता क्वेश्चन के पास, ये आ गया हमारा पास आंसर। और अब अगर मैं कहूं कि व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, C इज इक्वल टू Q बाय V हमारे पास फॉर्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा Q अपॉन C। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर माइनस पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर, मगर आउटर स्फीयर का पोटेंशियल तो क्या है, 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, Q बाय C। चार्ज कितना दिया है तुमको, 2.5 माइक्रोकूलम अपॉन 5.55 10 टू पावर -9, कितना होता है वो, .45 10 टू पावर 3, यानी कि 450 आसपास में, अप्रोक्सीमेशन में 450 वोल्ट, अप्रोक्सीमेशन 450 वोल्ट। फिर आखिरी सवाल उसने ये किया हमसे, अगर मान लो वो स्फेरिकल कंडेंसर ना होकर स्फेरिकल कंडक्टर होता, स्फेरिकल कंडेंसर ना होकर स्फेरिकल कंडक्टर होता ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो कंपेयर करो उसका कैपेसिटी। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या फॉर्मूला है, 4πε0 r है ना, ये फॉर्मूला है। तो r कितना दिया बेटा, 12 सेंटीमीटर, ये है ना फॉर्मूला, नहीं ये नहीं है रे, देखो चेक करो, ये चेक होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r था ना, यही है। तो CS इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 का पावर 9, और रेडियस कितना बेटा 2 इंटू 10 टू पावर 12 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। अब देखो बार 9 3 3 जा 3 4 जा 4/3 इंटू 10 टू पावर -11, 4/3 इंटू 10 टू पावर -11, ये स्फेरिकल कंडक्टर का है। अब ये जो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी है, मुझे उसने बोला कंपेयर करो, कंपेयर करो मतलब रेशियो ले लो उसका।
तो CS अपॉन C करूंगा अगर मैं, तो 4/3 10⁻⁻11। अच्छा, इसको फैरेड तो दे दूं, 10⁻11 डिवाइडेड बाय 5.55 10⁻⁻9। वो क्या रेशियो आ रहा था? 4/3 मतलब क्या होता है? 1.33। 1.33 डिवाइडेड बाय 5.55, 0.2396, 0.24 बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में। लिख देता हूं 0.2396 10⁻⁻2 हो गया। इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। और वो जो तुमको बोला था अभी करके दिखाओ, करेंगे? एरिया निकाले क्या उसका? अगर तुम नोटिस करेंगे एरिया बहुत बड़ा आ रहा, बहुत बड़ा आ रहा हो, तो वही बताना चाह रहा हो कि एरिया बहुत बड़ा आ रहा है, इसीलिए वो बोल रहा है कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा क्या होती? माइक्रो। अभी थोड़ी देर पहले नहीं बोला मैं कि कमरे तक मैं एरिया वाला प्लेट लेकर थोड़ी घूमूंगा बैटरी के लिए, इसलिए। चलो, यहां कंप्लीट हुआ। अब